तो ये पार्लियामेंट का पोर्शन था, हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, कुछ पोर्शन कर दिया था और कुछ बचा है इसमें। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इफ प्रेसिडेंट समन्स द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इन मीन टाइम लोकसभा डिसॉल्व। ठीक है, तो जॉइंट सेशन विल हेल्ड इन शेड्यूल टाइम। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और प्रेसिडेंट ने पहले ही समन कर दिया है तो भी जॉइंट सेशन होगा। ठीक है, a legislative bill may be introduced in which of the parliament, which house of the parliament, either house। लेजिस्लेटिव बिल जो होते हैं नॉर्मली किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकता है, अमेंडमेंट बिल भी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, with reference to Parliament of India, consider the following statement: a private member's bill is presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the president। ये गलत है। ठीक है, recently a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in the history। ये भी गलत है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर कौन होता है? एनी एमपी, कोई भी एमपी जो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी का मतलब जो मेजर कोलिशन है या मेजोरिटी पार्टी है उसका पार्ट हो सकता है, पर वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं, मतलब एग्जीक्यूटिव या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है वो, तो वो प्राइवेट मेंबर माना जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर अपना बिल रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई इलेक्टेड या नॉमिनेटेड वाली बात नहीं होती है। वो मेंबर है बस, वो प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट मेंबर मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, और जो प्राइवेट मेंबर का बिल है वो पहले पहले पास हुआ, शायद एक एक दो बार पास हुआ है। ठीक है, रिसेंटली तो नहीं हुआ है। ठीक है, रिसेंट में कोई भी ऐसा प्राइवेट मेंबर का बिल जो है पास नहीं हुआ है, क्योंकि क्या होता है ना कि नॉर्मली जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो कोई अपोजिशन पार्टी का मेंबर ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको कहती है कि आप इसको वापस ले लो, हम जो है इसको एज अ कहते हैं बिल लाएंगे खुद अपने इनिशिएटिव पर। और वो प्राइवेट मेंबर बिल इसलिए भी नहीं पास होता है क्योंकि मेजोरिटी पार्टी, अगर मतलब जो मेंबर पास किया है, जो मेंबर लाया है बिल, वो अगर अपोजिशन पार्टी का है तो मेजोरिटी पार्टी ऑब्वियसली उसको अपोज करेगी। ठीक है, द स्टेटमेंट इज आर फॉलोइंग। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट दिया। A bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on resolution of Lok Sabha। ठीक है, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो कुछ केसेस होते हैं उसमें बिल जो है लैप्स हो जाती है। जैसे कोई भी बिल अगर लोकसभा से पास हुआ है और राज्यसभा में गया है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको लैप्स हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन अगर वो राज्यसभा से ही पास हुआ है और लोकसभा में है तो वो नहीं लैप्स होता है, क्योंकि उसको उस बिल को फिर से कंसीडर किया जा सकता है ना। इसमें है अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच इज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा। ठीक है, मतलब वो राज्यसभा में ही है और राज्यसभा ने पास नहीं किया, अभी राज्यसभा के पास ही है, और लोकसभा मतलब लोकसभा पे नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो भी वो लैप्स नहीं होगा। नॉर्मली वही बिल लैप्स होते हैं जिनको लोकसभा ने पास किया होता है या लोकसभा में है। हु हैज राइट टू इशू मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो बजटरी प्रोविजन के हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री अथॉरिटी या पार्लियामेंट्री परमिट के बाद ही उससे मनी खर्चा कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 114। गवर्नमेंट ही करती है लेकिन पार्लियामेंट की इजाजत से। आर्टिकल ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड, आर्टिकल 267। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड किस पे था? 114। कंटिजेंसी फंड 267। ठीक है, which which expenditure is not charged on consolidated fund of India, salary and allowances of prime minister of India। ऐसे कई मतलब कई एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं। ठीक है, और कई ऐसे खर्चे होते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज नहीं होते हैं, तो उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर की सैलरी या अलाउंस दोनों। which is not a mandatory expenditure, mandatory expenditure charged on the consolidated fund of India, salary and pension of member of election commission of India। ठीक है, which expenditure is not charged on consolidated fund of India, salary and allowances of vice president of India। Which is the largest item under non-plan expenditure of central government, interest payment। ठीक है,
मतलब सबसे ज्यादा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? इंटरेस्ट पेमेंट में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोन ले रखे हैं ना, तो लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो हमें चुकाना पड़ता है। फिर ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखा था अभी ऊपर हमने कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन खर्चा करता है? गवर्नमेंट। किसकी परमिशन से? पार्लियामेंट की परमिशन से। ठीक है। विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये वही आर्टिकल 114 से रिलेटेड सारी चीजें हैं ये। ठीक है, आर्टिकल 114। हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड द कंटीजेंसी फंड बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट? ठीक है, कंटीजेंसी फंड मतलब किसी इमरजेंसी में काम आता है, जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ गई या कुछ हो गया, डिजास्टर आ गया, तो प्रेसिडेंट के यहाँ, प्रेसिडेंट जो है उसमें से दे सकते हैं। कंटीजेंसी फंड अलग है कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है। और ऑथराइजेशन बाद में भी ले सकते हैं, मतलब बाद में पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि ठीक है इसे खर्चा किया गया है। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें पहले आपको परमिशन लेनी होगी, फिर वहां से अमाउंट रिलीज होगा। All revenues received by the union government by way of taxes and other receipt for the conduct of government business are credited to consolidated fund of India। ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट जो भी टैक्स या अदर रिसिप्ट रिसीव करती है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखती है। ठीक है। मनी बिल हैज बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 110। हु डिसाइड्स वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है। जब कोई बिल लोकसभा में पास हुआ, मान लीजिए कोई बिल है XYZ, और वो लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, तो उस पर लोग उनकी स्पीकर की साइन होती है कि ये बताते हैं उसमें कि ये मनी बिल है, और उनकी सिग्नेचर रहती है। ठीक है, वो ऑथराइज करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं। जैसे आपने देखा होगा आधार वाला केस था, आधार वाले केस में ये कंट्रोवर्सी थी कि इसको मनी एज अ मनी बिल उन्होंने पेश किया था, एज अ मनी बिल वो पास हुआ था। ठीक है। क्यों? मनी बिल के केस में क्या है, उनको फायदा ये होता है कि राज्यसभा में अगर आपकी मेजोरिटी नहीं है, तो राज्यसभा मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसकी अगर मेजोरिटी नहीं है राज्यसभा में, और वो एज अ मनी बिल कोई भी बिल इंट्रोड्यूस कर देती है, तो राज्यसभा उसमें कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। राज्यसभा अपने आप अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है, अमेंड कर नहीं सकती उसको, और वो अमेंडमेंट लोकसभा के ऊपर है, चाहे वो माने चाहे ना माने। और अगर कुछ भी नहीं करते वो 14 दिन बाद वो ऐसे ही बिल पास मान लिया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा से मान लिया जाएगा कि राज्यसभा से पास हो गया है 14 दिन बाद। ठीक है? तो उनके पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है, यानी वो बिल को अपने पास रख भी नहीं सकते ज्यादा दिन, मनी बिल को। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मनी बिल इज अ मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन लोकसभा ओनली भी कह सकते हो। ठीक है, केवल लोकसभा में ही मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और जो लेजिस्लेशन बिल होते हैं वो दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। विच इज नॉट करेक्ट इन फॉलोइंग स्टेटमेंट? तो नॉट करेक्ट क्या है? मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, ये नॉट करेक्ट है। ठीक है, नॉट करेक्ट। विच इज सब्जेक्ट which subject is not included in the provision of money bills? Provision for imposition of fines and penalties, ये मनी बिल का हिस्सा नहीं है। प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज, मनी बिल बेसिकली डील करता है आपके टैक्सेस से। रिगार्डिंग मनी बिल विच इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा इसमें भी। A money bill is concerned with appropriation of money out of contingency fund of India, नहीं, वो कंसोलिडेटेड फंड से होता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से होता है, ना कि कंटिजेंसी। A bill which merely involves expenditure and does not include any matter specified in Article 110 can be initiated in either House of Parliament। ठीक है, अगर आर्टिकल 110 के अंदर जो भी मेंशन चीजें हैं वो किसी बिल में नहीं है और वो किसी एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो वो मनी बिल, एक तो मनी बिल नहीं होगा, वो फाइनेंशियल बिल होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल बिल कैन बी और कैन नॉट बी मनी बिल, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। प्लस अगर 110 की जो 110 में आर्टिकल 110 में जो चीजें लिखी हैं वो उस बिल में नहीं है, तो वो मनी बिल नहीं होगा और वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 110 ही है जो मनी बिल से डील करता है। ठीक है। इफ एनुअल इफ इफ एनुअल बजट
इफ एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास बाय लोकसभा व्हाट विल हैपन, ठीक है, अगर एनुअल बजट नहीं पास होता है तो क्या होगा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। क्यों? क्योंकि माना जाएगा कि आपकी मेजोरिटी खत्म हो गई है लोकसभा में और आप मेजोरिटी लूज कर दियो, मेजोरिटी लूज कर दियो मतलब एक तरह से वो नो कॉन्फिडेंस हुआ ना, कि आप इस लोकसभा को या सदन को आप पर भरोसा नहीं है या उनकी मेजोरिटी आप नहीं एंजॉय कर पा रहे हो, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। If budget is disclosed before introducing in legislative assembly, what will happen? Finance minister will have to resign। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है ना बजट। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले ही किसी ने उसको रिलीज कर दिया या कहीं से वो बाहर आ गया, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर की कमी है और उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ऑल्दो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन एक बाई कन्वेंशन है, ठीक, under which taxes the total amount payable by an individual is limited by constitution, tax on profession, trade, calling, ठीक है, इन सब चीज़ों पर। इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर कमिंग ईयर, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे में पिछले एक साल का ब्यौरा होता है कि क्या क्या किया हमने, कहाँ कहाँ से खर्चा हुआ या कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, ठीक है। बजट में क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर के बारे में खाका होता है कि हम कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे या कहाँ कहाँ से कमाएंगे, ये क्या क्या स्कीमें लाएंगे वगैरह, ठीक है। वोट्स ऑन अकाउंट परमिट्स यूनियन गवर्नमेंट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर स्पेसिफिक पीरियड। वोट इन अकाउंट, वोट्स ऑन अकाउंट या वोट ऑन अकाउंट जनरली होता है जिस साल इलेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन जैसे मान लीजिए कि इस साल था इलेक्शन 2024 में, तो बजट हमारा कब आना था? फेब में, ठीक है, फेब के फर्स्ट वीक में आता है। तो फेब में बजट आया, अब फुल बजट नहीं पेश कर सकते, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि इलेक्शन अगर ये पार्टी हार जाती तो जो नई गवर्नमेंट आती वो उनके हिस्से में होता कि उनको बजट पेश करना है, ठीक है। तो फुल बजट जुलाई में इसलिए आया लेट। तो जो फेब में आया था वो एक तरह से वोट एंड अकाउंट था कि अभी जितना खर्चा है, मान लो कि वो गवर्नमेंट फेब से लेकर मई जून तक होती, तो जून तक का खर्चा वो इसी वोट ऑन अकाउंट से ही चलेगा। वोट ऑन अकाउंट इज मीन फॉर अप्रोप्रिएटिंग फंड पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट, ठीक है। Vote on account in the parliament is necessary when regular budget is not expected to be passed in time, ठीक है। ऐसा कब होता है नॉर्मली? जब जिस साल इलेक्शन होना होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब पार्लियामेंट का। The difference between vote on account and interim budget, a vote on account only deals with the expenditure of government budget, while interim budget include both expenditure and receipt, ठीक है। Estimate of expenditure are submitted to the parliament in India in form of demands for grant, ठीक है। Estimate of expenditure are submitted to parliament in form of demand for grants, ठीक है। The financial bill in Indian government is presented in lower house, देखा था हमने। The stage for normal financial legislation includes presentation of budget, discussion on budget, passing of appropriation bill, passing of finance bill, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ बोला कि जो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन होता है उसमें क्या क्या होता है कि पहले बजट प्रेजेंट होता है, फिर उस बजट पर डिस्कशन होता है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस होता है और उस पर मतलब चर्चा होती है, फिर पास होता है, और फिर उसका फाइनेंशियल बिल बनता है, फाइनेंशियल बिल पास होता है। प्रियर सेंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिल इन पार्लियामेंट। कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस करने के पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है? जब हमें कोई नया स्टेट बनाना हो, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। इफेक्टिव टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, कोई भी ऐसा टैक्स जिसमें स्टेट इंटरेस्टेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर टैक्स मान लो, ठीक है, एग्रीकल्चर टैक्स। अगर इस तरह का टैक्स आया तो भी आपको प्रेसिडेंट की मतलब प्रेसिडेंट का प्रियर सेक्शन चाहिए। या अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, किसी स्टेट की बाउंड्री अगर कम ज़्यादा करनी हो, ठीक है, और मनी बिल, ये चार केसेस इसमें दिए हैं जिस केस में
प्रेसिडेंट की प्रियर परमिशन, मतलब पहले आप प्रेसिडेंट से पूछोगे फिर आप इंट्रोड्यूस करोगे। इसलिए मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट जो है, जब मनी बिल पास हो गया दोनों हाउस से, तो प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न नहीं कर सकता ना, क्योंकि उनकी परमिशन ली है पहले, उन्हीं के परमिशन से तो बिल आया है। फिर उनकी अपनी बेइज्जती हो जाएगी कि भाई आपकी परमिशन से बिल आया और आप ही वापस कर रहे हो। विच प्रपोजल इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट कट मोशन। अच्छा, उसमें दो चार तीन तरह के मोशन होते हैं ना, कट मोशन उनमें से एक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुलिटन या गुलोटिन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर? टू स्टॉप द डिबेट ऑफ बिल। ठीक है, मतलब एक तरह से गुलेटन उससे रिलेटेड ना, कट करना। ठीक है, तो किसी बिल पर जब डिबेट खत्म कर देते हैं अचानक से, तो उसको गुलेटन कहते हैं। According to law enacted by Parliament in December 1989, the legal age for citizen to become major is 18। पहले 21 ईयर था, ठीक है, बाद में इस एज को घटा के 18 किया गया। The consultative committee of members of parliament for railway zone is constituted by Ministry of Parliamentary Affairs। ठीक है, consultative committee of members of parliament for railway zones constitute करता है Ministry of Parliamentary Affairs। With reference to Indian polity, which statement is correct? President can make ordinary President can make ordinance only when either of the house or either of the two houses of parliament is not in session। मतलब कोई भी एक अगर हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा ही होती है जो हाउस मतलब सेशन में नहीं होती है नॉर्मली। ठीक है, मतलब दोनों ही। राज्यसभा के लिए तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोकसभा जो है वो हाउस मतलब सेशन में नहीं रहती है। नॉर्मली ये लोग कोशिश करते हैं कि दोनों हाउस एक साथ सेशन में रहें। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अच्छा, ये ऑप्शन में था। राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और राज्यसभा कैन स्टॉप अ फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल भी दो तरह के होते हैं, एक में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मनी बिल वाली होती है, एक सिंपल लेजिस्लेशन वाला होता है। ठीक है, तो उसमें से जो सिंपल लेजिस्लेशन वाला होता है उसको राज्यसभा स्टॉप कर सकती है, मतलब रोक सकती है। अदरवाइज मनी बिल के केस में या फाइनेंशियल बिल वन जो होता है उस केस में राज्यसभा की पावर कम है। विच इज लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट? कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। ठीक है, कितने, शायद इसमें 30 मेंबर हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं आता, 30 मेंबर है शायद। which are financial committee of Indian Parliament, estimates committee, committee on public undertaking। फाइनेंशियल कमेटी है इंडियन पार्लियामेंट की, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। विच इज लार्जेस्ट कमेटी? एस्टिमेट्स कमेटी। टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी 1 ईयर, मतलब वो 1 साल बाद नए मेंबर आते हैं उसमें। विच इज नॉट अ टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल वो हुए कि जो पार्लियामेंट खुद इवॉल्व मतलब खुद यूज करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर को देखने के लिए, जैसे पीएससी हो गया। हाँ, पीएससी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। द मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट आर टेकन फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा इन रेशियो 2:1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 2:1। The provision for calling attention notices has restricted the scope of adjournment motion। कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो है वो उसने एडजर्नमेंट मोशन का जो प्रोविजन उसको एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्कोप को। व्हाट इज करेक्ट अबाउट स्टार्ड क्वेश्चन? स्टार्ट दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, जब कोई भी मेंबर पूछता है किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन, तो दो तरह के होते हैं, स्टार्ट, एक अनस्टार्ट। ठीक है, तो जब स्टार्ट क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर ओरली दिया जाता है, मतलब बोल के। और अगर अनस्टार्ट क्वेश्चन है या नॉन स्टार्ट जिसको कहते हो, तो उसका लिखित में जवाब मिलता है। ओरल ओरल आंसर में क्या फायदा है कि आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, लिखित में अब उन्होंने लिखित जवाब दिया, फिर आप उनको लिखोगे ऐसे, तो उसमें तुरंत नहीं हो पाएगा, यहाँ तुरंत तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, जब आपको सामने कोई आंसर दे रहा है आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है, which of the following is parliamentary committee relating to delegation of power
delegation of power to make rules and regulation to the executive committee on subordinate legislation. डेलीगेशन ऑफ पावर मतलब क्या होता है? डेलीगेशन मतलब होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर मतलब कि अपनी पावर डेलीगेट करना, किसी दूसरे को एम्पावर करना कि वो आपकी जो पावर है उसको उसका यूज कर सके, ठीक है। In the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion is to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance. ठीक है. What is objective of cut motion? To move a proposal to reduce expenditure in budget proposal. ठीक है. तीन तरह के इसमें मोशन थे, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है। कट मोशन था और एक मतलब एक में था कि टोकन टोकन मोशन, कट मोशन एक और था, ठीक है। उसमें तीनों का ही पर्पस था कि अगर आप बजट से नाखुश हैं या पॉलिसी से नाखुश हैं तो मोशन आप पास कर सकते हैं, और उसमें से कोई भी मोशन पास हो गया तो एक तरह से समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट है या जो मेजोरिटी पार्टी है उसकी उसका जो मतलब कॉन्फिडेंस है या कह सकते हो मेजोरिटी है वो लूज कर गया वो लोकसभा में, ठीक है। तभी वो मोशन पास होंगे क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज या बजट के खिलाफ मोशन है। इन विच ईयर वॉज द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी क्रिएटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया? 1952, ठीक है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का ऑफिस कब बना था? 1952 में। सो सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो है सोवरेन है, पर वो कुछ भी कानून नहीं बना सकती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर अगर कुछ भी कानून बनाएगी, अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ना उस पर। गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 13 मई 2002, ठीक है। Who was the nationalist leader to be elected as Speaker of Central Legislative Assembly in 1952? विट्ठल भाई पटेल। ये तो हमने देखा था। ये आप समझते हैं ना, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, ठीक है। सिल्वर होता है 25, गोल्डन होता है 50, और डायमंड होता है डायमंड होता है शायद कितना, 75 डायमंड ही होता है ना। फिर प्लेटिनम, ये मतलब प्लेटिनम में डायमंड 75, ऐसे मतलब 25 का चलता है ये। विच रिलेटेड टू कैबिनेट कमेटी आर करेक्ट। अच्छा, कैबिनेट कमेटी के बारे में स्टेटमेंट है। कैबिनेट कमिटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत है। कैबिनेट कमिटीज आर नॉट, अच्छा नॉट मेंशन्ड है, सही है, ठीक है, नॉट मेंशन है। कैबिनेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मेंशन है। कैबिनेट कमिटीज आर सेटअप बाय प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू एक्सिजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन, ये सही है, ठीक है। इन विच कमिटी देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा एस्टिमेट्स कमिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एस्टिमेट्स कमिटी जो है वो बजट से रिलेटेड है, ठीक है। ये एलोकेशन, जो मॉनेटरी एलोकेशन होता है, और मॉनेटरी एलोकेशन क्या कहते हैं, मतलब ये तो लोकसभा का काम है ना, मनी बिल वगैरह पास करना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिप्रेजेंट इस रिपोर्ट टू पार्लियामेंट, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को पब्लिश करती है, मतलब देती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट इस रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। 22 मेंबर होते हैं इसमें लिखा हुआ है, और एस्टिमेट्स में 30 मेंबर होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट क्या है? जो कैग होती है ना, बताया था कल, कैग जो होती है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है, फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में देते हैं, और पार्लियामेंट से वो पीएससी के पास आती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें 22 मेंबर है, ठीक है। और वो उसको रिपोर्ट रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी हैज द फॉलोइंग मेंबर, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, ठीक है। और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट स्क्रूटिनाइजेस अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कैग, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी दोनों चीजें करती है। हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। ज्यादातर केसेस में स्पीकर ही नॉमिनेट करते हैं, जो कमेटीज के प्रेसिडेंट या वो चेयरमैन होते हैं। विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिप्टी स्पीकर के बारे में कुछ है ना, ठीक है। As per rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as Speaker may fix it. There is a mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker in Lok Sabha shall be from either the principal opposition or opposition party of or ruling party.
आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी, ऐसा अब तो कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, ये पहले तो सही है, दूसरा ही कन्फ्यूजन, दूसरा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या देखते हैं, द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज ऑफ स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। सही है। The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है। हाँ, पहला और तीसरा सही है, तो दूसरा और चौथा गलत था। फिर है मतलब अकाउंट्स हैं और उनका यूज है, मतलब कमिटीज हैं और उनका किस लिए वो कमिटीज हैं। पब्लिक अकाउंट कमिटीज, कमिटी जो है फाइनेंस कमिटी है। कमिटी ऑन पिटीशन फंक्शनल कमिटी है। जॉइंट कमिटी ऑन स्टॉक एडहॉक कमिटी है। मार्केट स्कैम, अच्छा ये पता नहीं, इससे रिलेटेड है, इससे उसके बाद क्या है, डिपार्टमेंटल कमिटी स्टैंडिंग कमिटी है। विच इज द लार्जेस्ट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी। कितने मेंबर, 30। और एस्टिमेट कमिटी में सिर्फ लोकसभा से मेंबर होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते हैं। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय पीएससी। member of estimate committee is constituted from Lok Sabha, which is the financial committee of parliament in India। पार्लियामेंट कमेटी में फाइनेंशियल कमेटी कौन कौन सी हैं, पीएससी मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीन है। ठीक है, विच कमेटी डज नॉट कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकसभा, कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप फॉर probing 2G spectrum issue constituted 20 member from Lok Sabha and 10 member from Rajya Sabha। Joint Parliamentary Committee of Committee examining the 2G scam headed by PC Chako। ओके, मतलब ये उस साल के करंट अफेयर से रहा होगा, ये पुराना न्यूज़ है। In what way does the Indian Parliament exercise control over administration? Through parliamentary committees। The officer of parliament include, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है कौन से होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और भी तो होनी चाहिए, डिप्टी चेयरमैन भी तो होता है। ठीक है, इसमें डिप्टी चेयरमैन का मेंशन नहीं है। फिर पार्लियामेंट है। इन विच ईयर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इनेक्टेड, 1954। ठीक है, all offenses punishable under the Protection of Civil Rights Act 1955 are cognizable and summarily triable। ठीक है, कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। when the court under section 12 of Protection of Civil Rights Act 1955 shall presume that the offense is committed on the ground of untouchability when it relates to member of scheduled caste only। ठीक है, The Protection of Civil Rights Act 1955 extend to whole of India। If a person refuses admission to any hospital, dispensary or education institution on the ground of untouchability, then under which section of Protection of Civil Rights Act 1955 shall be punishable? सेक्शन 5। मतलब ये तो सीधे जो लॉ है उससे पूछ रहा है, आप नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से बहुत पहले आए रहे होंगे। इतने घुस के पूछने लगे हर लॉ से तो फिर तो हो चुका। The section of Protection of Civil Rights Act 1955 has offences by companies been provided section 14। ये सारे ही सेक्शन, सारे ही प्रोविजन जो हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 से रिलेटेड है। और अभी तो नहीं, रिसेंटली ये क्वेश्चन नहीं दिखे हैं एग्जाम में, ये काफी पहले पूछे जाते रहेंगे। Who is held responsible for offences committed by companies under Protection of Civil Rights Act 1955? डायरेक्टर, मैनेजर एंड सेक्रेटरी। फिर लिस्ट है दो, लिस्ट 1 लिस्ट 2, उसको मैच करना है। बेसिकली एक्ट्स हैं और किस साल बने हैं। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, रॉयल टाइटल एक्ट 1876, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861,
इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, मतलब अंग्रेजों के टाइम ये सारे कानून बने हैं। The following statement are correct. Correct statement है, the Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempts several posts from disqualification on the ground of office of profit. The above mentioned act was amended 5 times. ठीक है. Protection of women from domestic violence came into force on 26 October 2006. अब लेकिन ये कानून जो बना था डोमेस्टिक वायलेंस, ये शायद 2005 बना था। ठीक है, 2005 बना था। इन्फोर्स में कब आया? 6 में। विद रेफरेंस टू कंज्यूमर राइट प्रिविलेज अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ provisions of law which is are correct. Consumers are empowered to take sample for food testing. In the case of death of consumer, his her legal heir can file complaint in consumer forum on his her behalf. When was the Criminal Tribes Act enacted? Criminal Tribes Act 1871 में आया था। ठीक है, इसमें क्या करते थे ये लोग, कुछ ट्राइब्स को मतलब नोटोरियस ट्राइब घोषित कर देते थे, उनको बताते थे कि क्रिमिनल ट्राइब है। अब उस एरिया में अगर कोई क्राइम होता था तो पहले इन ट्राइब वालों को जो उस मेंशन मतलब उसमें मेंशन थे ट्राइब्स, उनको उठाते थे, उनको पकड़ते थे पहले, बाद में वो पूछते थे। तो इससे काफी हैरेसमेंट होता था, खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब का या जो भी ट्राइब जिनका नाम मेंशन होता था उसमें। The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 came into force on 30th January 1990. ठीक है, under which one of the following section of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 is anticipatory bail prohibited? Section 18. अब ये मतलब उनकी डिटेल में इतना हमें अब नहीं जाना, ये पहले पूछ लेते थे। ठीक है, किसी एक्ट का उसके प्रोविजन से या किस सेक्शन से है। अंडर द एक्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, एट्रोसिटी रिमूवल लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड इन मतलब इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था? एक्ट 1989। ठीक है, द डिवीजन ऑफ सच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर Lok Sabha is done by delimitation commission. The delimitation commission has been freezed until which year? 2026। ठीक है, उसमें है कि 2026 के बाद जब भी नया सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी और वो पूरे देश भर का डिलिमिटेशन करेगी। Who has had the power to make rules for carrying out the purpose of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1898, नहीं 1989, the central government. Yeah. Offences committed by the public servant under section 3 of SC Act। अब देखो ये भी section 3 या ये सब provisions हमको अब नहीं पढ़ना है, मतलब किसी का और इंटरेस्ट तो पढ़ सकता है क्योंकि इतना सारा याद नहीं रहेगा। वी आर नॉट लॉ स्टूडेंट। ठीक है, और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 प्रोवाइड फॉर मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 1 year. The state government can specify the court of session to be a special court to try offences under Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 with the concurrence of Chief Justice of High Court. ठीक है, an appeal under Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 shall lie from any judgment, sentence or order to the High Court both on fact and law. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act is a special provision for the advancement of Scheduled Caste and Scheduled Tribe which is based on doctrine of protective discrimination. ठीक है, मतलब ये लॉ जो बना है ये किस डॉक्ट्रिन पे है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। Who is empowered for imposition and realization of collective fine under SC/ST Act Prevention of Atrocities Act 1989? State government. The prosecution for an offence under Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989, the court can presume which of the following? Abatement, common intention or common objective या objects. Under Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 which is barred? Anticipatory bail। ठीक है, anticipatory bail नहीं मिलता इस केस में। एंटीसिपेटरी बेल मतलब व्हेन यू नो यू विल बी अरेस्टेड, आप पहले से ही बेल ले लेते हो। ठीक है, तो वो आप अरेस्ट नहीं होते हो। तो ऐसा एंटीसिपेटरी बेल वो इसमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है उस केस में नहीं है।
एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता। अब बच्चों की नहीं, मतलब मैंडेटरी जेल हैगी, और कितने दिन की, 1 साल की जेल होगी मिनिमम, मतलब मैंडेटरी 1 साल की तो जेल है, उसके बाद जो भी उनकी सजा और होगी। An offence committed under Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 shall be investigated by police officer not below the rank of deputy superintendent, ठीक है, which power is not provided to specified special court under Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act to authorize a person for extra investigation other than police, ठीक है, मतलब किसी और को नहीं ऑथराइज कर सकते हैं कि आप जाओ भाई देख लो, पुलिस को ही करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। सारे क्वेश्चन इसी पे ही आए हैं। which power was as which powers a special court cannot exercise under Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 to impose collective fine, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, स्पेशल कोर्ट का काम नहीं है। a court of a court of session specified as a special court to try the offence under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act for the purpose of providing speedy trial, under which one section of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Rules 1995 Constitution of District Legal Vigilance and Monitoring Committee has been provided section 17। अब ये sections वगैरह हमें याद नहीं करना है, मतलब ये पहले पूछा जाता रहा उस समय, और ये इतना सारे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि किस साल आए थे, मतलब रिसेंट में तो नहीं दिखाया ये सारे क्वेश्चन। The government enacted the Panchayat extension, ये pieces को कहते हैं Panchayat extension to scheduled areas in 1996, which one is identifies its objective to create autonomous region, not an objective है, ठीक है, autonomous region नहीं बनाना है उनको, जैसे जो पहले पंचायती आए थे, पंचायती कानून आए थे, तो जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां पर नहीं अप्लाई होते थे, तो उनके लिए ये पीसा लाया गया था, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। The Right to Information Act of Parliament received the assent of President of India on 15 June 2005, ठीक है, RTI 2005 में बना था और उसी साल assent मिला था उसको। RTI के पहले एक और लॉ आया था RTI जैसा है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन करके, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे करके था। ये 2002 में आया था, ठीक है, 2002 में आया था, पर ये कभी इसको कभी मतलब लागू नहीं किया गया, सिर्फ ये बिल शायद बिल पास भी हो गया था, पर इसमें बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए, बहुत कुछ सजेस्ट किया गया, इसमें कमियां काफ़ी थी, तो उसको कभी लागू नहीं किया गया। या लागू कब होता है, जब वो जो इनका गैजेट होता है ना उसमें पब्लिश कर देते हैं, तब उसके बाद लागू होता है, तो ये गैजेट में पब्लिश नहीं किया गया शायद, ठीक है, तो उसके बाद 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, वो गैजेट में भी था और वो लागू भी किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट कैसे है ये नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। विच टर्मिनोलॉजी इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, क्या क्या चीजें मेंशन है राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो प्रियम्बल उस पर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिवोल्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म सिटीजनरी और पैरामाउंटेंसी ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल। Right to Information Act was passed in year 2005. Which case is related to Right to Information Act 2005? कौन सा केस था? नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसके बाद ये एक्ट पास किया गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अभी इसमें शायद हो वो एक एक, एक मतलब मजदूर संघ था ना, उसने बहुत इसके लिए काम किया था आरटीआई के लिए, ठीक है। Assertion reason है, Right to Information Act has in general been responsible for increasing the sense of responsibility in bureaucracy, सही बात है। It still has mile to go to create a desired impact, ये भी सही है, ठीक है, पर explanation सही नहीं है, मतलब इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है ना, स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं लेकिन इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। The objective of Right to Information Act is to secure access to information from public authorities, ठीक है, which High Court has said in its important decision that the RTI applicant should tell the reason for asking information under right to information, Madras High Court। अब ये करंट अफेयर से था या कहाँ से था? Under the Scheduled Tribe and other traditional forest
ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसको हम FRA कहते हैं कई बार, फॉरेस्ट राइट एक्ट, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest right on both ग्राम सभा, ठीक है। मतलब ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि उसके आसपास वाला जो जंगल है उस पर मतलब वो इंडिविजुअल का है या कम्युनिटी का है, किसका है, या उसका यूज कैसे करना है, वो ग्राम सभा डिसाइड करेगी। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 was enacted in consonance with which provision of Constitution of India, the right to a healthy environment construed as a part of right to life under Article 21। ये मतलब हमने देखा था ना, आर्टिकल 21 का जो बेस था उसको बढ़ाया गया इन द सेंस कि कई चीज़ों को आरटी मतलब राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 21 में कई चीज़ें हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, इवन राइट टू स्लीप भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है, ठीक है। तो कई सारे केसेस में अलग अलग इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं इससे रिलेटेड। तो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन एयर, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं उसमें। Within how many days an appeal can be made by aggrieved person by decision of National Green Tribunal to Supreme Court? 90 days, ठीक है। अगर एनजीटी ने कोई फैसला दिया है किसी के खिलाफ तो वो 90 दिनों में अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल was established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको PMLA आजकल काफी फेमस है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था? 2005 में। By passing triple talaq law recently, Parliament of India endorsed which year's ruling of Supreme Court of India has made triple talaq या तलाक की बिद्दत as unconstitutional in year 2017, ठीक है। 2017 में इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था और उसके बाद ट्रिपल तलाक आया था बिल, ठीक है। स्टेटमेंट है करेक्ट रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। वुमेन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड इंटाइटलमेंट्स, ठीक है। नॉर्मली पहले वाले को अच्छे से मिलता है जितना उनको है, लेकिन दूसरे बच्चे को या उससे ज़्यादा को उतना इंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा। which gave legal basis to extraordinary powers exercised by Government of India during lockdown, Disaster Management Act 2005, Epidemics Disease Act 1989 1897, ठीक है। तो ये दो एक्ट हैं। अब इस समय मतलब जब कोरोना फैला था तब ये दो एक्ट बहुत काम आए थे, मतलब इनका बहुत यूज हुआ था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ठीक है। थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिल जाती है उस समय गवर्नमेंट को, लॉकडाउन लगाना और लोगों को घर में बंद करना, मतलब घर में रहने को कहना, ये सब। इन रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बिकम इट्स मेंबर, ये भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर इट्स एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट, हाँ ये बात सही है, ठीक है। ओनली 3। फिर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चंस। व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया? 28 जनवरी 1950, ठीक है। जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है वो कब इनॉग्रेट हुआ था? 28 जनवरी 1950। The sanctioned strength of Supreme Court of India is currently there is 34 judges in the Supreme Court of India including Chief Justice, ठीक है। अभी 34 जज हैं, उस समय कुछ और रहा होगा। The power to increase the number of judges in Supreme Court of India is vested with Parliament, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी संख्या को घटा बढ़ा सकती है। A judge of Supreme Court may resign his office by writing letter to president। हमने देखा था जो चाहे CJI हो चाहे जज हो सुप्रीम कोर्ट के, वो किसको मतलब किसको लेटर लिखते हैं रेजिग्नेशन का? प्रेसिडेंट को, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट किसको लिखते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, बस। हु अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? 65 ईयर्स, ठीक है। हाई कोर्ट का शायद 62 है ना। How can a judge of Supreme Court be removed by President on recommendation of Parliament? ठीक है। प्रोसीजर लगभग इम्पीचमेंट जैसा ही है, पर उसको इम्पीचमेंट नहीं कहते हैं।
The resignation letter by judge of Supreme Court is addressed to President of India. ठीक है. The ये क्या वो judge. मिसबिहेवियर वाला है क्या? हाँ मैम. मिसबिहेवियर वाला है क्या? हाँ वैसे ही है. मिसबिहेवियर, अनसाउंड माइंड, वही वाले तो थे. The the age of judge of Supreme Court of India shall be determined by such authority as in such manner as parliamentary may by law provide inserted by 15th Constitution Amendment. ठीक है. फिर कंसिडर द फॉलोइंग. इसमें कई सारे स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है. द नहीं, परसुएंट टू रिपोर्ट ऑफ एच एन सन्याल कमिटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड. ठीक है. The Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish for contempt of themselves. ये भी सही है. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. ऐसा तो कुछ भी नहीं है Constitution में. In India, the Parliament is vested to empower the power to make laws on contempt of court. ये तो सही है. ठीक है. इसमें यही स्टेटमेंट गलत लग रहा है, बाकी सारे सही स्टेटमेंट है. ठीक है. 1 to 4. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट ही गलत है. Salaries of judge of Supreme Court are determined by Parliament. ठीक है. The provision to safeguard the autonomy of Supreme Court of India while appointing the judge of Supreme Court, the President of India has to consult the Chief Justice of India. ठीक है. The salaries of judges are charged on Consolidated Fund of India, to which legislature does not have to vote. तो ये दो स्टेटमेंट है. एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है. एक्टिंग चीफ जस्टिस हो या चीफ जस्टिस हो, जो भी हो, सब प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, इवन जज भी. विच टाइप ऑफ जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? एडहॉक जज. ठीक है. मतलब ये ऑप्शंस में रहा होगा. विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें करेक्ट बताना है कौन सा. एनी रिटायर्ड जज of Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by Chief Justice of India with prior permission of President of India. सही है. A high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. ठीक है. दोनों ही सही हैं. ये भी स्टेटमेंट सही है. ठीक है. दोनों स्टेटमेंट सही हैं. Which of the following statement is are true about previous चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यशवंत विष्णु चंद्रचूड़? अब ये इतना पुराना क्वेश्चन है. वाईवी चंद्रचूड़ के बारे में है. ही वाज 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. स्टेटमेंट 2 टिल डेट ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये भी सही है. ही वाज अपॉइंटेड बाय नीलम संजीवा रेड्डी. ये भी सही है. मतलब तीनों स्टेटमेंट सही हैं. The judge of Supreme Court of India are appointed by President in consultation with Chief Justice of Supreme Court. ठीक है. वो कोलिजियम वाला केस. ठीक है. वो कहने को तो चीफ जस्टिस लिखा है, पर कोलिजियम होता है ना, उनसे उनका रिकमेंडेशन आता है, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. द टेनर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग वो है, नाम है, और उनका कब टेनर रहा है. फालतू क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन हम क्या है. राजेंद्र मल्लोढ़ा, एस राजेंद्र बाबू, गोपाल बल्लभ पत्तनैड और कमल नारायण सिंह. अब इन लोगों का नाम भी हम लोगों ने नहीं सुना होगा तो कहाँ से बताएंगे. सिर्फ ये आर.एम. लोढ़ा का सुना था, बाकी तो पता ही नहीं. Ad hoc judges are appointed in Supreme Court when there is no quorum of judges available to hold. ठीक है. Ad hoc judge, और इनको अपॉइंट कौन करते हैं? मतलब रिकमेंडेशन होती है सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई की, और प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे. इन विच ईयर वॉज कोलिजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अडॉप्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट? 1993. ठीक है. वो 3 केस हुए थे ना, फर्स्ट जजेस के, सेकंड जजेस के करके. द मिनिमम नंबर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 5. ठीक है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हम कहते हैं, वो 5 जजेस की होती है. ठीक है. एटलीस्ट 5 जज होने चाहिए उसमें. द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट फॉल्स अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कुछ चीजें हैं कि वो
और सीधे सुप्रीम कोर्ट कोई आती है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, वो केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक आती हैं। जैसे अगर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया या सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, या उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ हो गया, तो वो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसके लिए। Which are included in original jurisdiction of Supreme Court, dispute between Government of India and one or more state, dispute between two or more states, ठीक है। The second largest bench constituted by Supreme Court till date was 11 judges, गोलकनाथ केस, ठीक है। और लार्जेस्ट कौन सी थी? केशवानंद भारती वाली, उसमें 13 जज थे, और उसमें बेसिक डॉक्ट्रिन कौन सा? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था। In which case Supreme Court held that fundamental right enables a man to chalk out his life in the manner he likes the best. Golaknath case, Golaknath versus State of Punjab. Which article of the Constitution of India deals with appellate jurisdiction of Supreme Court in connection with constitutional cases? Article 132 read with Article 134. All the cases regarding interpretation of Constitution can be brought to Supreme Court under its appellate jurisdiction, ठीक है। Curative petition in India can be filed in Supreme Court under Article 142. Which article of Constitution permit the Supreme Court to review its judgment or order? Article 137. In India, judicial review implies that the power of judiciary to pronounce upon constitutionality of laws and executive order, ठीक है। हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है कि जुडिशरी की पावर जिसमें वो एग्जीक्यूटिव की जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को मतलब चेक कर सके कि सही है या गलत है वगैरह, कोई लॉ या उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सही है या नहीं। Judicial review implies that the right of court to declare any law or order invalid if it is in conflict with the Constitution. Consider the following statement concerning the power of Supreme Court to issue certain writs to stop violation of fundamental right. तो कुछ writs के बारे में है। Supreme Court has the power to issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, which is appropriate for the enforcement of fundamental right. सही है। Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the powers given to Supreme Court. ये भी सही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की पावर दे दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट का पावर कम हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो क्योंकि हर जो बाकी कोर्ट्स होती हैं उनकी कुछ टेरिटोरियल लिमिट होती है, तो वो अपने टेरिटोरियल लिमिट में वो उसको परफॉर्म कर सकती हैं वो सारे पावर को। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट को ओवरराइड कर देंगी या सुप्रीम कोर्ट का पावर डिमिनिश हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का पावर पूरे इंडिया पे, इवन इंडिया के बाहर जहाँ इंडियंस रहते हैं उनकी अगर प्रॉपर्टी है वैसे, मतलब इंडियन सिटीजन, एज ए इंडियन सिटीजन, तो वो क्या कहते हैं वहाँ पे भी उनकी पावर लागू होती है। जैसे हमारे जो मतलब क्या कहते हैं उसे एम्बेसीज हैं अलग अलग देशों में। द कोर्ट द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? द Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideas on which the Constitution is based. ठीक है, ठीक है। With reference to India, consider the following statement: government law officer and legal firms are recognized as advocates, but corporates, lawyers, and patent attorneys are excluded from recognition as advocate. ठीक है, स्टेटमेंट गलत लग रहा है। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। ये तो सही है, पहले वाला गलत लग रहा है। गवर्नमेंट लॉ लीगल एडवोकेट, बट ठीक है, पहला गलत है इसमें, दूसरा सही है। फिर सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रिवेलेंट इन इंडिया एंड यूएसए। जुडिशियल रिव्यू ज्यादातर इंडिया और यूएसए में है। which of the following post was held by A.S. Anand in late 1990s Chief Justice of India? अब या तो सारे चीफ जस्टिस का क्रोनोलॉजी याद रखो, तभी पता चलेगा कि भाई कौन कब क्या था। अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट्स हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। किस आर्टिकल में है?
122 मतलब इसमें कहा गया है कि अपने आर्टिकल 122 में प्रावधान है कि कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इंक्वायर नहीं कर सकती, वो नहीं पूछ सकती कि आज कोर्ट में वहाँ पार्लियामेंट में क्या हुआ, क्यों मार हो गई, ठीक है। In which case a constitution amendment act may be declared unconstitutional by Supreme Court of India, uh, removes right of equality from before the law from part 3 and places it elsewhere in the constitution, ठीक है। मतलब ये एक सिचुएशन दी गई थी कि किस केस में कोई भी मतलब अमेंडमेंट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें कह रहा है कि अगर राइट टू इक्वलिटी को पार्ट 3 से हटाकर कहीं और रख दो तो वो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एंजॉयड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, ठीक है, दोनों ही जुडिशियल रिव्यू कर सकती हैं। जुडिशियल रिव्यू in Indian Constitution is based on procedure established by law, ठीक है। Who has last authority to explain the Constitution? Supreme Court। लेकिन लोकसभा के अंदर स्पीकर का इंटरप्रिटेशन फाइनल होता है, ठीक है। लोकसभा के अंदर स्पीकर का इंटरप्रिटेशन फाइनल होगा, लेकिन अदरवाइज पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन फाइनल होता है। Who said judicial activism should not become judicial adventurism? जस्टिस ए एस आनंद, अभी हमने ऊपर देखा था, ये चीफ जस्टिस 1990s में। हु इज नोन एज कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड, गार्जियनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, ये गलत है, ठीक है, बताएंगे कैसे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ एडवाइजरीज थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थे, उसको मुंबई कोर्ट या कह सकते हो महाराष्ट्र के कोर्ट में चैलेंज किया गया था ना, मुंबई हाई कोर्ट में। तो वहां पर अगर वहां चैलेंज कर सकते हो मतलब सेंट्रल लॉज को आप किसी उसमें चैलेंज कर सकते हो, मतलब हाई कोर्ट में। ऐसे ही सीबीआई की वैलिडिटी क्वेश्चन की गई थी कहाँ पे, गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम, ठीक है, और उन्होंने उसको इनवैलिड करार दिया था उस समय, 3-4 साल पहले की बात है शायद। Who has the right to seek advisory opinion of Supreme Court on any question of law? President, ठीक है। शायद आर्टिकल 143 है ना इसका, आर्टिकल 143। under which article, हाँ, under which article the President of India referred to the Supreme Court regarding the process of appointment and transfer of judges in Supreme Court and High Court? Article 143 subclause 1। The power to enlarge the jurisdiction of Supreme Court of India with respect to any matter included in Union list of legislative power rests with Parliament। By whom the jurisdiction of Supreme Court of India be enlarged? Parliamentary, ठीक है, parliamentary by making law, parliament by making, मतलब पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ा घटा सकती है, बताया था ऊपर ही। The correct statement regarding advisory jurisdiction of Supreme Court is the full bench of Supreme Court hears any reference made to it its power of advisory jurisdiction। अच्छा, the opinion given by Supreme Court on reference under advisory jurisdiction is not binding on government। The advisory power of Supreme Court, the advisory power of Supreme Court of India implies it may advise the president on issue of the advice, यार ये चल क्यों नहीं रहा है, it is not showing the advisory, यार ये क्यों है, इशू क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अभी सही है। The advisory power of Supreme Court of India imply that it may advise the president on issue of law or fact which are of public importance, ठीक है।
मतलब प्रेसिडेंट जो है कुछ मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांगते हैं, किस नॉर्मली वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे चाहे ना दे, और अगर सुप्रीम कोर्ट देता है एडवाइस तो ये भी प्रेसिडेंट पर बाउंड नहीं होता कि वो बाइंडिंग ही है कि जो एडवाइस दिया है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया tenders advice to president on matter of law or fact only if he seeks such advice, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल द मतलब वो किस आर्टिकल के अंडर में है ये, आर्टिकल 143, ठीक है। मतलब एडवाइजरी मांगना वो आर्टिकल 143 के अंडर में आता है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एज इनविएबल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से आर्टिकल थे इसमें, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन, आर्टिकल 32, ठीक है। To become a judge of Supreme Court, a person must be an advocate in High Court for at least how many years? 10 years, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहना पड़ता है, उसके बाद उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। Who appointed as Supreme Court judge was not earlier जज ऑफ हाई कोर्ट, एल नागेश्वर राव, ठीक है। कई बार होता है कि जैसे हाई कोर्ट के जज को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। कई बार होता है किसी एडवोकेट को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। कई ऐसे एडवोकेट होते हैं जैसे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं कई सालों से, जो सीनियर एडवोकेट माने जाते हैं, ठीक है, उनको भी प्रमोट करके बनाया जा सकता है, बनाते हैं। Who has the right to transfer any case anywhere in India? Supreme Court. Under which article Supreme Court recently declared Migrant Determination by Tribunal Act 1983 as unconstitutional for violation of sacred duty of center, article 355 के अंदर में, ठीक है। Which of the following statement is correct? The Parliament cannot enlarge the jurisdiction of Supreme Court of India, and as its jurisdiction is limited to that conferred by Constitution, ठीक है। इसमें से बोला कौन सा करेक्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है, हमने देखा ऊपर पार्लियामेंट कर सकती है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय कंसर्ट चीफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं था, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर consider following attorney general of India and solicitor general of India are the only officers of government who are allowed to participate in meeting of parliament of India, ठीक है। इसमें शायद अटॉर्नी जनरल ही है, सॉलिसिटर जनरल नहीं पार्लियामेंट में आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम रिजाइंस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब वो रह भी सकते हैं, वैसे नॉर्मली वो रिजाइन कर देते हैं, लेकिन वो रह भी सकते हैं क्योंकि हर गवर्नमेंट जो आती है वो खुद के मतलब खुद के अटॉर्नी जनरल को वो करती है, अपॉइंट करती है, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक पीआईएल वाज इंट्रोड्यूस, कौन थे उस समय, वाईवी चंद्रचूड़। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पीएन इंडियन, भगवती थे ना? हाँ पीएन भगवती, वही तो, वाईवी चंद्रचूड़ नहीं थे, भगवती का नाम आता है हमेशा इससे। पीएन भगवती थे भाई, उनको माना जाता है, ये पता नहीं कैसे ये लोग वाईवी चंद्रचूड़ लिखे हैं। प्रिंट हो सकता है क्योंकि अभी पेपर में भी ये पूछा गया था ना, हाँ, तो ये वहां पे कई बार आया क्वेश्चन, जबकि हर बार आया घुमा हम्म, घुमा के, पीएन भगवती नाम है उनका। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट फॉल्स अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का किसी स्टेट गवर्नमेंट से डिस्प्यूट हो या स्टेट का आपस आपस में हो। फिर द सोर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आया, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है,
ये जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आया है, कई चीज़ें ऐसी आई हैं इंटरप्रिटेशन से। फिर उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर होंगी, कहीं पे उन्होंने ऐसा पूरा लिखा नहीं, अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ों को बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। विच कोर्ट ऑफ इंडिया इज आर नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। Supreme Court hold the meeting in New Delhi, but it can meet elsewhere with the approval of president. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी जैसे कई बार होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट को और ब्रांचेस बननी चाहिए, क्योंकि जो बहुत डीप साउथ में है या फिर नॉर्थ ईस्ट में उनको बहुत दूर तक आना पड़ता है, इसलिए ऐसा हो रहा था कि एक आध ब्रांच नॉर्थ ईस्ट में और एक आध ब्रांच साउथ में खोलनी चाहिए। तो वो फिर प्रेसिडेंट के अप्रूवल से सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है अगर चाहे तो। टीडी सैट जजमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब टीडी सैट देखना पड़ेगा क्या है। Public interest litigation was introduced by judicial initiative. PIL stand for public interest litigation. Where can public PIL कहाँ फाइल कर सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे, ठीक है। फिर इन विच कंट्री द कॉन्सेप्ट PIL was originated? USA में। जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू PIL। कोई भी किसी भी मुद्दे पर PIL फाइल कर सकता है। नॉर्मली वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस उस उन मुद्दों पर मतलब लेते हैं जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पर हो, मतलब जिससे ज़्यादा बेनिफिट हो लोगों को। ऐसा नहीं कि आपको पर्सनल इशू आप PIL डाल दो। The status of women in Indian society was glorified by a judgment of a court in September 2003। अब ये मतलब ये कैसा क्वेश्चन है? कौन सा कोर्ट था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यही कैसा क्वेश्चन हुआ? Under which law it is prescribed that all proceeding in Supreme Court of India shall be in English language? आर्टिकल 348 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अभी हमने रिसेंटली क्या देखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है उनको अदर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोसीडिंग अभी भी इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। इवन वो रीजनल लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही हिंदी को। In which of the following cases the Supreme Court observed that Central Bureau of Investigation is a caged parrot? अब ये कोलगेट स्कैम, मतलब ये क्या क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, लेकिन है तो है। The sequence of Chief Justice of Supreme Court HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह कहर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद हाई कोर्ट है नहीं, गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर है, ठीक है। इसको हम बाद में शुरू करते हैं गवर्नर से। तब तक के लिए धन्यवाद।